विद्यार्थियों सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 2 में पाठ 3 हिमालय की बेटियां उसके अभ्यास प्रश्न पर विचार करने वाले हैं। और हमें ये समझना है कि जो हमने पढ़ा हिमालय की बेटियां, इस पाठ में किसी भी शब्द को लेकर अगर हमें कोई समस्या हुई तो हम उसका समाधान यहाँ इस क्लास में पा सकेंगे और हमें अपने जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं पाठ हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां इस पाठ में प्रश्नोत्तर में हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न आया था कि नदियों को माता कहने को संबोधित किया गया है और माता कहने के साथ इसमें आया काका कलेकर ने नदी को माता कहा है क्यों, लोग माता कहा है क्यों। दूसरा प्रश्न आया है लेखक ने दूसरा इसमें प्रश्न आया है कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से लेखक ने इन्हें बेटियां इस रूप में हमारे सामने इनको लाया है। आगे हम जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नदियों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है और नदियों की तुलना मानव जीवन से की गई है। मानव जीवन में जिस प्रकार से विभिन्न अवस्थाएं आती है, ठीक इसी प्रकार नदियों के जीवन में भी नदियां भी विभिन्न अवस्थाओं को पार करके आगे जीवन में बढ़ती है और अपने लक्ष्य तक को प्राप्त करती हैं। उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, ये सारी चीजें आज के इस अभ्यास प्रश्न में हम जानेंगे और हमारे मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उन सब का हम समाधान पा सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको ये स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको कुछ चीजें कर देती हूँ जिसमें हम आज की अभ्यास प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। क्या आप सभी ये PDF देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पार्श्व, ऋषभ, देख पा रहे हैं आप सभी? ठीक है। विनीत बेटा यहाँ देखिए, आप ये PDF देख पा रहे हैं? हाँ जी, ठीक, थैंक यू। तो ये हमने कल ये पढ़ा था, नदियों को मां मानने के अलावा बेटियां कहकर लेखक ने क्यों संबोधित किया, इसके उत्तर हमने पा लिए थे। आगे प्रश्न है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो इनकी ये विशेषताएं बताई गई थी कि ये जो दोनों नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से बर्फ जो पिघले रहती है उसकी एक एक बूंद को ले लाने के साथ ही साथ उसको अंत तक पहुंचाने का काम करती है समुद्र तक। और इनके साथ में जो और छोटी छोटी नदियां आती हैं वह उनको अपने साथ शामिल करके उनको उनके लक्ष्य अर्थात समुद्र तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होते हैं, ऐसा बताया गया। आगे हमने देखा था काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है क्यों, इसके उत्तर जिसमें कहा गया है कि यह मानव जीवन के भरण पोषण से लेकर उनके जीवन को सुविधाजनक करने के साथ ही साथ उनके जीवन के लिए उपयोगी होने के साथ ही साथ जिस तरह से एक माता अपने पुत्रों को प्यार करती है, ठीक उसी प्रकार माता भी नदियों के का रूप धारण कर हमें प्यार करने के लिए आई है और जिसमें स्नेह का भंडार हमें प्राप्त होता है, ऐसा काका कालेलकर का मानना है। और जिसके कारण से उन्होंने नदियों को मां स्वरूप मानकर उनकी वंदना करने की प्रेरणा दी। आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न लिखा है प्रश्न क्रमांक 4। अभी मैं आप में से किसी को पढ़ने के लिए कहती हूँ तो वो मुझे बताएंगे, ठीक है। दर्शन कोचर प्रश्न क्रमांक 4 और उसका उत्तर आप पढ़िए बेटा।
हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की नदियों की अटखेलियों की बर्फ से ढकी पहाड़ियों की पेड़ पौधों से भरी घाटियों की देवदार चीड़ी सारों चिनार सफेदा केल से भरे जंगलों में प्रशंसा की है। ये प्रशंसा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? प्रश्न क्रमांक 4 में कहा जा रहा है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की। हिमालय की यात्रा में लेखक बता रहे हैं कि जैसे नदियां आती थी कहाँ से होकर जाती हैं नदियां? क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये प्रश्न था कि हिमालय का जो पर्वत है उसमें से जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो वो किन किन माध्यमों से कहाँ से समुद्र तक पहुंचती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसी जो जो रास्ते में आते हैं उनकी किन प्रशंसा की है लेखक ने, ऐसा इस प्रश्न में कहा गया। तो वे कौन कौन से माध्यम हैं? वे माध्यम है, सबसे पहले तो नदियां पर्वतों के ऊपर से बहते हुए नीचे समतल मैदान में पठार के माध्यम से समतल मैदान तक आती हैं। समतल मैदान में आने के साथ ही साथ वो जब समतल मैदान में, तो मैदान में क्या क्या रहता है? हम लोग रहते हैं तो और उसमें क्या रहता है? क्या क्या रहता है? समतल मैदान में जब हम वहां आते हैं तो जंगल झाड़ियां, और फिर ये जंगल झाड़ियों के साथ ही साथ इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधों के बारे में बताया जा रहा है, वृक्षों के बारे में बताया जा रहा है। और जो खरपतवार होते हैं उसके साथ ही साथ नदियां उन खरपतवारों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो उन्होंने कहा ना कि नदियों के पानी से जो नदियों के पानी में जो समाहित होते हैं वृक्ष और साथ ही साथ जो डूब जाते हैं, जैसे जैसे बाढ़ का मौसम है, मान लीजिए बरसात का मौसम है, बाढ़ आती है तो क्या होते हैं? वृक्ष पूरे डूब जाते हैं। फिर नदियां वहां पर रुकती है क्या? नहीं, वो उनके साथ ही कभी कभी तो बहाव इतना तेज होता है कि वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर अपने साथ बहा लेती है, ऐसी स्थिति भी आती है। तो नदियों का बहाव इतना अधिक तेज होता है। तो लेखक ने यहाँ पर हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियां से तात्पर्य नदियों का बहना। और नदियां जब बहती है तो कैसे आवाज करती है? कल की आवाज करती है। अब बर्फ से ढकी पहाड़, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है और जिसमें धूप या तापमान में अधिकता होने के कारण से वो पिघलते हैं, और पिघलने के कारण से पानी की बूंदों के रूप में प्रवाहित होती है, जो आगे जाकर नदियां बन जाती हैं। और क्या है? पौधों से भरी घाटियों से तात्पर्य पहाड़ का निचला हिस्सा जो कि समतल मैदान की तरह होता है, और जिसमें लोग पहाड़ी लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं ना, तो वो वहां भरी, जैसे हमारे यहाँ पौधों से भरी घाटियां। देवदार, ये क्या है? वृक्ष का नाम है। चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, ये सब क्या है? वृक्ष के नाम है। तो इन से भरे जंगलों की लेखक ने प्रशंसा की है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, कि 1947 में यह लिखा गया था और तब से लेकर आज तक हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो वो क्या क्या बदलाव आए हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों
नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण प्रदूषण वाकई में बढ़ गया है। और करने वाले कौन है? हम लोग हैं। तभी लेखक ने एक शब्द उपयोग किया है हम मानवों के लिए, नालायक पुत्र। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। ये शब्द पाठ में क्यों आया? नालायक पुत्र क्यों कहा गया है? नदियां तो हमें भरपूर प्यार करती है, जिस तरह से एक माता अपने पुत्र को हमें सदैव ही प्यार करती है और हमेशा उनकी जो भी मांग रहती है या जो भी उनकी आवश्यकता रहती है उनकी पूर्ति सस्नेह करती है। ठीक इसी तरह से नदियां भी हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, करती भी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी बेवकूफियों के कारण से आज पानी को गंदा कर रहे हैं और जितनी सारी भी गंदगियां हैं उसको नदियों के जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए इस पाठ में एक शब्द आया है नालायक। तो यहाँ पर वही चीजें लिखा गया है। आज क्या हो गया है? नदियां अपने मूल रूप को खो चुकी हैं। क्यों खो चुकी हैं? क्योंकि अब उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। मैदान में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान तक मिल जाता है। जैसे गंगा, यमुना नदियां, ये सभी इसके उदाहरण है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। आगे लिखा है, अब ये धैर्य आप पढ़ेंगे। धैर्य पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 6। कौन है? 2 मिनट। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़िए आप। धैर्य। आपने संस्कृत ऋक्ष के पूछिए कि केवल कालिदास ने हिमालय को देवता क्यों कहा है? हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। बात बेटा आपने पढ़ी, लेकिन आप घर पर पढ़ने का और भी अभ्यास कीजिए। पहले से तो वैसे आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, लेकिन आप घर पर अगर रीडिंग वर्क करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपने पहली जो लाइन प्रश्न जहां पर है वहां पर आपने थोड़ी सी गलतियां की है। ये प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। ये प्रश्न है। तो हमारा होगा उत्तर। आपने उत्तर नहीं कहा, सीधा पढ़ना शुरू कर दिया। उत्तर, हिमालय में ने की जगह में आएगा। हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा। आज भी हिमालय में भगवान शिव का वास स्थान, भगवान शिव के वास स्थान के नाम से जाना जाता है। आज भी हिमालय भगवान शिव के वास स्थान के रूप में माना जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देवात्मा, यहाँ पर एक संधि विच्छेद हो रही है। देव धन आत्मा, स्वर संधि है यहाँ पर। देव मतलब देव से तात्पर्य देवता से है और आत्मा से तात्पर्य जान से है। तो आज भी देवताओं की आत्मा कहाँ लगी है? हिमालय में। जैसे मन का लग जाना, जैसे हमारा मन जिस चीज को चाहता है हमारा ध्यान उधर ही लग जाता है। तो ऐसे ही हिमालय पर्वत, भगवान जहाँ जहाँ भी घूमते रहे उनका मन जो लगता है वो कहाँ लगेगा? हिमालय में लगता है, ऐसा लेखक का यहाँ पर कहना है। ठीक है, तो क्यों आप देखते हैं धार्मिक किसी ग्रंथों में या जो भी चीजों में कभी आपने कुछ कार्यक्रम भी देखा होगा तो उसमें क्या होता है? भगवान शिव हिमालय में जब बैठे रहते हैं सारे देवता बारी बारी से उनसे मिलने जाते हैं, है ना। तो लगभग देवताओं का आना जाना वहां लगा रहता है, ऐसा लेखक का कहना है। इसलिए यहाँ पर देवात्मा इस शब्द का उपयोग किया गया है। आगे हम जाएंगे तो है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, संभ्रांत महिला की भांति में प्रतीत होती थी। अगर ये शब्द है, अगर इस शब्द का मैं आपको और अर्थ बताना
बताना चाहूंगी तो ये है संभ्रांत। संभ्रांत मतलब चुपचाप और कैसी गंभीर, गंभीर और चुपचाप महिला की भांति वे प्रतीत होती है। कौन? नदियों के लिए कहा गया है। और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनके धारा में डुबकियां लगाया था। हमने इस पाठ को जब पहले पढ़ना प्रारंभ किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि माँ और दादी कि जिस मुझे सुकून कहाँ मिलता है, शांति कहाँ मिलती है, सबको अपने घर में और अपनी माता, कभी परेशानी कोई आए तो हमें सबसे अधिक अच्छा कहाँ लगता है? हमको हमारे घर में और माता के गोद में अच्छा लगता है। तो लेखक का भी यही कहना है कि धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो सचमुच दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। यहाँ लिखा है संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती, मतलब किसी भी समस्या का समाधान करने वाली। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो ये सारी सारी चीजें मैं अभी किसी आप में से ही हर्षित, हर्षित ना ईयरफोन है बेटा, ना कोई, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, तो आप ये प्रश्न क्रमांक 7 पढ़िए बेटा। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण क संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। ख माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो आपने वो 5 वाक्य निकाल लिए हैं, तो वो वाक्य कौन कौन से हैं उसे भी पढ़िए। उत्तर पहला, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो ये तो पाठ है। आपको ये प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है, यस। हाँ, प्रश्न इसमें इन उत्तरों को पढ़कर आपको समझ में आया होगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने जीवन से कुछ इसी तरह की समानताएं वाले वाक्य बता सकते हो? कोई सा भी बाहर, कभी जो आपके मन में आए ऐसा कोई वाक्य बता सकते हैं? मैम थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई ऐसे जो किसी के ध्यान में कोई ऐसा वाक्य आता हो जिसमें समानता है, जैसे लिखा है ना, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे जैसे बड़े आंवले जैसे, है ना। तो इस तरह के वाक्य आपके ध्यान में है। समानताएं वाली कोई वाक्य देखो मैं बता रही हूँ, सुनिए। मैं ऐसे रोने लग गया जैसे कोई बच्चा। समानता होगी, मेरी समानता किससे हो रही है? जैसे मैं बड़ा हूँ तो मेरी समानता किसी उस बच्चे से हो रही है कि मैं रोने में कैसे, जैसे बच्चे जोर जोर से रोते हैं ना, वैसे मैं भी रो रहा हूँ, ऐसा हो। तो ऐसे ही समानता है आप सभी के ध्यान में आ रहे होंगे। आप मैं ऐसे दौड़ने लगा जैसे मिल्खा सिंह। समानता है। हाँ, तो ऐसे ही आपके ध्यान में आ गया कोई वाक्य? हाँ जी कलश, हाँ बोलिए। ऐसे समानताएं वाले वाक्य जो आपके जीवन कभी कोई सा कहीं से भी उदाहरण ले सकते हैं। बोलिए कलश। मैम बड़ी माँ सबकी माँ।
बिल्कुल सही है। हाँ बोलिए, आप आगे बोलिए, सही है। मैम मैं एक ही सोचा था। हाँ मैं नहीं सुन पाई, पूरा पूरा बोलिए। मैम बड़ी माँ सबकी माँ। हाँ, बड़ी माँ सबकी माँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मौसी जैसे की माँ, मासी जैसे की माँ, ये भी तो समानता वाले वाक्य हो गए, है ना। मेरा मित्र जैसे मेरा भाई, समानता बता दिए। वेरी गुड, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। ऐसा और कोई है जिसके ध्यान में ये बात और आई होगी? हाँ बताइए मुझे। समानताएं, समानताएं प्रस्तुत करने वाले वाक्य। शुभ, नील, चेतना आदि। ऋषभ बताइए बेटा। अच्छा विनीत को बताना है, बताइए विनीत। देखिए हम सब, मैम हाँ मेरा भाई जैसे मेरा दोस्त। बिल्कुल सही है, एकदम सही। हाँ और बताइए। हाँ मैम सोच के बताओ। आप में से सभी मुझे एक एक बता देते। हाँ जिया बोलिए। और सब लोग, आप लोग वीडियो क्यों ऑफ किए हैं? दिव्या, अब तक तो आप हाथ नहीं उठा रहे हो, पर आपके दिमाग में तो आ जानी चाहिए। याशिता, याशिता वीडियो क्यों ऑफ है? मैम ऑन कर ली। हाँ जी, मेरे बोलने का वेट कर रहे थे बेटू। नो मैम। अच्छा, आप लोग तो अब टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए हैं ना, तो पता है आपको क्या करना है। सही है। हाँ तो आप मुझे बताइए, समानताएं प्रस्तुत करने वाले वाक्य जो आपके सामने हैं। मैम सोच के बताऊंगी, नहीं पता। एक आध वाक्य बता दीजिए। देखिए देखिए अच्छा, ये जो प्रश्न है आपको समझ में आया? यस। हाँ, समानताएं प्रस्तुत करने वाले, ठीक है। मेरे शिक्षक जैसे मेरे मित्र, मतलब मैं शिक्षक से ऐसी सारी बातें कर सकती हूँ कि जैसे मैं अपने दोस्तों से करती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा, मेरे शिक्षक जैसे मेरे मित्र। विद्यालय जैसा मेरा घर, ये भी तो वाक्य हो गया, है ना। तो विद्यालय मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैं घर में हूँ। जैसे घर में अपने को ध्यान में नहीं रहता ना, तब क्या हम लोग कितना सेफ महसूस करते हैं घर पे, चिंता ही नहीं होती, डर ही नहीं लगता किसी चीज का। तो वैसे ही स्कूल में लगता है क्या? नहीं लगता। तो वैसे ही है, विद्यालय जैसा कि मेरा घर, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े क्या? ठीक है, अगर आपको ऐसे समानताएं वाले वाक्य और सूझे तो आप मुझे बताइएगा। और अच्छी बात होगी कि अगर आप पेपर पेन लेकर ये चीजें लिख लिए रहो जो आपके ध्यान में है, ठीक है। हाँ ऋषभ बोलिए बेटा, आपके ध्यान में आया वाक्य, समानताएं प्रस्तुत करने वाले वाक्य? हाँ जी ऋषभ बोलिए, बोलिए बेटा। आपने अपने आप को म्यूट किया है ऋषभ, आपने अपने आप को म्यूट किया है। आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है,
क्या? मैम, यस मैम। अन्न जल, अन्न जल, बस अभी